नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक और टॉपिक पे बात करते हैं जो कि पॉलिटी का है। कल हमने किस पे बात करी थी? जो प्रेसिडेंट से पूछे गए क्वेश्चन थे, PYQs के बारे में। आज हम प्राइम मिनिस्टर जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनके बारे में बात करेंगे। उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़े ना, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या लगे लोगों को भाई कोई चयन मंत्रा नाम का चैनल है और लोगों के एफर्ट्स के लिए, मतलब लोगों के जॉब दिलाने के लिए बहुत एफर्ट डाल रहा है। और देखिए, ये जो टॉपिक है ना प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको, आप एक बार टाइम इन्वेस्ट कीजिए इसमें। एक बार अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया और आपने ये वीडियो पूरी देख ली, तो मैं समझता हूं कि आपके सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 5 सेकंड के लिए अपना टाइम दीजिए। क्या करोगे 5 सेकंड के अंदर? हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अगर आपने मेरी प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि कल आई थी, वो यस्टरडे को, आप जाके पहले उसको देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जरा। कौन अपॉइंट करेगा? आपने पढ़ा जरूर होगा, बेसिक है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो उसमें ही मिल जाएगा, नहीं तो आप, हम तो है ही आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? भाई हम लोग अपॉइंट करते हैं, हम जाते तो हैं जब इलेक्शन होता है, एकदम वोट डालने के लिए सब पूरा इंडिया बंद हो जाता है, तो हम ही अपॉइंट करते हैं। ऐसा है क्या? लेकिन हमारे लिए तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ये तो जाती हो गई भाई, गलत बात है। क्यों नहीं दे रखा? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। आप कहोगे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम भी तो अपॉइंट करते हैं। तो देखिए, मैं समझाता हूं। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। आप कहोगे कैसी बात है, हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहे हो हमें? देखिए, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री जो हमारा पार्लियामेंट होता है, उसके अंदर 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया आपको। उन दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है प्रधानमंत्री। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम वोट डालने जाते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं 2019 में जो हुए थे, आपने वोट डाली होगी। हम जब इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाते हैं, तो हम MP के लिए वोट डालते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, यानी कि जो पार्टी जीत के आती है, उस पार्टी का जो हेड होता है उसको अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो देखो भैया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बस एक इसमें टर्म याद रखिए। किसकी एडवाइस पे? कौन उनको सजेस्ट करता है ये एडवाइस के, इसको करो इसको मत करो? ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, यानी कि राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और इंग्लिश की तब भी ठीक है, हिंदी की ऐसी है, थोड़ा आप समझ जाओगे। राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको मैंने जैसे कहा, MP को हम डायरेक्ट वोट देते हैं और MLAs को भी हम डायरेक्ट वोट देते हैं। ये तो ये हो गया, अच्छे से समझ आ गया आपको। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल, 3-4 आर्टिकल हैं आपको जो याद रखने हैं। एक आर्टिकल, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, यहाँ पे ये देखिए, हाँ मैं यहाँ पे लूंगा, अभी आपके लिए पेन का कलर चेंज करता हूँ। देखिए, एक आर्टिकल 74 याद रखिए, एक आर्टिकल 75 याद रखिए, 75, एक आर्टिकल 78 याद रखिए। आर्टिकल 74 कहता है कि PM होगा ही होगा, सेल बी है PM हमारे कंट्री के अंदर। 75 कहता है कि उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, ये अपॉइंट करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। 78 क्या कहता है? ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर की भैया कार्य क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर बन तो गए, उनके कार्य क्या होंगे ये कौन बताएगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 बताएगा। अब प्राइम मिनिस्टर, जैसा मैंने आपसे अभी बताया, कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एडवाइस करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मान लो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो भाई उन्होंने बताया कि इनको आप डिफेंस मिनिस्टर बनाइए, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, तो प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो उनको बना देते हैं अच्छे से। अब बात करें, जैसा मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, कि टेन्योर 5 साल होता है, हम सबको पता है। लेकिन असल में 5 साल नहीं होता, टेक्निकली बात करा जाए तो जब तक प्रेसिडेंट मतलब प्लेजर है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। कैसे चलते हैं? कि अगर मान लो
कोई प्रधानमंत्री हैं और उनके अगेंस्ट लो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, और वो उस लो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हो गए, तो 5 साल से पहले ही सरकार गिर सकती है, ये भी याद रखिएगा। लो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि अगर वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए तो। अब कैसे नहीं कर पाए, मान लो कि अपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास बहुमत नहीं है, वो जीत नहीं पाएंगे, अगर एक फ्लोर टेस्ट करा लिया तो फिर वो क्या है, उनके अगेंस्ट एक मोशन ले आते हैं जिसको बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस मोशन। लो नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम लोकसभा के 50 मेंबर साइन करने चाहिए, अच्छे से ये पता रहना चाहिए आपको। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाई जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो तो हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब राज्य मत समझ लेना, मैं स्टेट यहाँ पे पता किसकी बात हो रही है, पूरे कंट्री की। वो हेड होते हैं पूरे देश के, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, इसको भी मत भूलना। और मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो डिफेक्टो रूलर होता है, मतलब डिफेक्टो जो अथॉरिटी होती है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। मतलब डिफेक्टो का मतलब समझिए रियल। आप भी देखिए ना, किसी देश में जाना है, अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना, लंदन जाना, अमेरिका जाना, कौन जाता है भाई, मोदी जी घूमते रहते हैं प्लेन में, कभी यहाँ कभी वहां, सारे काम प्रधानमंत्री करते हैं रियल में। बट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। इतना फर्क होता है, समझ लीजिएगा। इसी को डिफेक्टो बोल देते हैं और राष्ट्रपति जी को क्या बोलते हैं, डिज्यूर बोल देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से चलोगे तो हेड कौन हुआ, राष्ट्रपति। रियल में देखोगे तो कौन हुआ, प्रधानमंत्री, ये समझ लेना। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। बस प्रधानमंत्री जो है क्या है, किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए। अगर वो राज्यसभा से हैं, अगर मान लीजिए वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो एज 30 साल होनी चाहिए। मान लीजिए अगर वो लोकसभा से हैं तो एज 25 साल मिनिमम होनी चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, यानी कि जहां से उनको पैसा आ रहा हो वो उन्होंने होल्ड ना किया हो, ये भी याद रखिएगा अच्छे से। अगर मैं आगे बात करूं, अब मान लीजिए किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज कितनी, 35 साल होनी चाहिए। और वोट डालने के लिए 18 साल होनी चाहिए। अब 18 साल से पहले क्या होती थी, बता सकते हो मुझे? 18 साल से पहले 21 साल हुआ करती थी। और जब हमारा 61 यानी कि 61वां हमारा संविधान संशोधन आया था, उसमें इसको घटा के 18 साल कर दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें हमारे किसकी सैलरी की, प्रधानमंत्री की सैलरी। तो प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है हमारी, बताइए जरा। पीएम की सैलरी होती है कितनी, 1.6 लाख। आप ये देख सकते हो, ये विदाउट जो उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं ना, इन सबको ऐड कर दोगे तो करीब 2 लाख हो जाती है, ये भी याद रखिएगा, 2 लाख हो जाती है। राष्ट्रपति की कितनी सैलरी होती है भाई, राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख। और वाइस प्रेसिडेंट की कितनी होती है, उपराष्ट्रपति की, उनकी होती है 4 लाख, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप जिसको हिंदी में चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ सकते हो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर है तो आप हमें बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में उनकी ओथ अफर्मेशन की बात करी गई है, ठीक है, जिनकी शपथ और प्रतिज्ञान की बात करी गई है, इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3rd शेड्यूल में, ठीक है, ये 3rd शेड्यूल में बात करी गई है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि शेड्यूल क्या है, तो देखिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने आर्टिकल हैं, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। टोटल 448 आर्टिकल हैं अभी तक, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें पार्ट की, टोटल 25 पार्ट हैं, ये भी याद रखिएगा। बात करें शेड्यूल्स की, शेड्यूल कितने हैं, तो शेड्यूल कितने हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं, अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। अब बात करें, ये तो ये हो गया भाई। अब दूसरा शेड्यूल, ये हमारा 2nd शेड्यूल है, ये रहा 2nd शेड्यूल, किसकी बात करता है। तो देखिए 2nd शेड्यूल में क्या आएगा, आपका 2nd शेड्यूल और आपका 4th शेड्यूल और आपका 5th शेड्यूल। अब मान लीजिए मैं आपको पहले ये बताऊं बाकी के, ठीक है। तो हमारा 4th शेड्यूल के अंदर क्या आता है, तो 4th शेड्यूल के अंदर आता है आपका जो राज्यसभा के अंदर सीट्स का नॉमिनेशन होता है, राज्यसभा के अंदर सीट का नॉमिनेशन, कि किस स्टेट और यूटी से आएंगी सीटें, उसका जो नॉमिनेशन होता है वो इस शेड्यूल के अंदर आता है, इसका प्रोविजन है, अच्छे से याद रखिएगा, स्टेट के अंदर है। और 5 की बात करें तो 5वें में क्या आता है, तो देखिए 5वें में क्या आता है, इसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंट्रोल, किस एरिया में जो शेड्यूल एरिया है या शेड्यूल ट्राइब एरिया है वो इसके अंदर आता है, अच्छे से याद रखिएगा। बस इसमें 4 स्टेट्स को छोड़ देना, 4 स्टेट्स का नहीं आता, एक असम, एक आपका मेघालय, ये भी याद रखिएगा, एक आपका हो गया मेघालय आपका, ठीक है, असम मेघालय, और एक आपका त्रिपुरा, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, भूल मत जाना बिल्कुल भी, त्रिपुरा।
लास्ट आपका आता है मिजोरम, जो कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, इनको भी याद रखिएगा बिल्कुल। अब आपका कौन सा रह गया, अब आपका रह गया सेकंड। तो देखिए जो हमारा शेड्यूल सेकंड है, इसमें क्या बोला जाता है, सैलरी, भाई पैसा, पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है। सैलरी, सैलरी किसकी सैलरी किसकी, भाई देखो प्रेसिडेंट की सैलरी आएगी इसमें, बिल्कुल मत भूलना। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी आएगी। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी का काम क्या होता है भाई, सीएजी का काम होता है जो इंडिया के मतलब जो ऑडिट होते हैं, यानी कि इंडिया जो जहां पैसा स्पेंड करता है उन सबका ऑडिट करना कि सही जगह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे कि रफाल डील हुई थी तो उसमें भी सीएजी ने पूरा ऑडिट किया था। और किसकी सैलरी आएगी भाई, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी इसी के अंदर आएगी, ये भी मत भूलना। और किसकी आएगी, लोकसभा के कौन, चेयरमैन, चेयरमैन होते हैं लोकसभा में, ये गलती मत कर देना। लोकसभा के अंदर होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनकी सैलरी के बारे में प्रोविजन है। और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनके बारे में भी इसमें प्रोविजन है, ये याद रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल मत भूल जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए हमारा बात करते हैं, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ, अगर भारत के प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा दे देते हैं तो किसका इस्तीफा माना जाएगा, बताइए। खाली प्रधानमंत्री, मेरे हिसाब से देखिए आप बताइए जरा, अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री का ही होना चाहिए, क्योंकि और किसी को क्या मतलब, बाकी तो सब अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्या होगा, इसका मतलब है अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया तो क्या होगा, इसका ऑप्शन बी, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सब, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाएंगे। अब आप कहोगे ये कैसे हो जाएगा जब एक लोग इस्तीफा दे रहा है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको समझाया, प्राइम मिनिस्टर एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं, किसके बीच में, पार्लियामेंट और कैबिनेट के बीच में। अब आप कहोगे ये दोनों में क्या फर्क होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है जहां हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन बैठते हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी भी होते हैं। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कैबिनेट का मतलब होता है यानी कि जो प्रेजेंट में कोई सरकार रूलिंग है उसके जो मिनिस्टर हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो भी हैं उन सारे मिनिस्टर्स को लगा के वो बनता है कैबिनेट, ये होता है। उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, पीएम होते हैं। अब मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि मैंने बताया कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी, जैसे कि अभी लोकसभा के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री हमारे अभी हैं, अगर वो रिजाइन दे देते हैं अपना, तो उनके साथ साथ में सारी की सारी जो लोकसभा और सारी जो मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सबकी सब भंग हो जाएगी, फ्रेश इलेक्शन होंगे उसके बाद में, ठीक है। अच्छे से याद रखियो, ठीक है, अच्छे से रहना, बिल्कुल भी गलती मत कर देना। जैसा कि मैंने आपसे बताया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट द रेजिग्नेशन, जो प्रेसिडेंट वो करेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स है और हमारी लोकसभा है वो भंग हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि वो हेड होते हैं, जो पार्टी होती है, जो पार्टी यानी कि जो मेजोरिटी में जीत के आई है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल भी भूलना मत इस बात को। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैव डाइड इन ऑफिस, बताइए कितने हैं हमारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3। हमारे टोटल कितने, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने ऑफिस के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है। नंबर 1 इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इसको मत भूलना बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा, जो हमारे पहले कौन थे, प्रधानमंत्री थे। नंबर 2 पे आपके आएंगे कौन, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इनके बारे में बात करेंगे, इंदिरा गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगले हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको भी मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करें आगे फर्दर इसमें, तो अच्छे से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 1800 नहीं 1984 आएगा यहाँ, 1984 में हुई थी, बिल्कुल मत भूलना। इनकी 1965 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, जब सिख राइट्स चल रहे थे पंजाब के अंदर, अच्छे से याद रखिएगा, सिख राइट्स चल रहे थे पंजाब के अंदर, तो इंदिरा गांधी जी से नाखुश होकर उनके ही बॉडीगार्ड ने, जो भी थे उनके बॉडीगार्ड ने उनका असैसिनेशन कर दिया था, अच्छे से याद रखिएगा बिल्कुल भी। और इंदिरा गांधी जी ने क्या, एक ऑपरेशन हुआ था जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे, जो मिलिशियास थे वहां पे जो भी थे उन लोगों को हटाने के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें जो भिंडरा वाले थे उनको हटाया गया था। अब बात करें हम लाल बहादुर शास्त्री जी की, 1965 में हुई थी, ठीक है। 1965 कहाँ ये गए थे, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान है वहां पे गए थे, और वहां पे इनकी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हो गई। अभी तक उस पर डिबेट चली हुई है बहुत ज्यादा कि भाई इनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, कभी आपको बाद में बताएंगे कि डिटेल वीडियो में क्या हुआ था। वहां पर ये गए हुए थे जिन्होंने क्या, ताशकंद समझौता किया था, जब 1965 में इंडिया
और आपका किसका, पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तब उसका पीस एग्रीमेंट हुआ था जिसको ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और किसने कराया था, यूएसएसआर ने कराया था, जिसे आज के टाइम पे रसिया के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल भी मत भूलना इस बात को भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बताइए। सियाचिन ग्लेशियर तो आपको पता होगा ना, ट्राई जंक्शन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, बात करें अगर आगे हम राजीव गांधी जी, तो आपको अच्छे से पता होगा, मैं बता देता हूं 1991 में इनका क्या है, इनको क्या है, यहीं यहाँ पे 1991 नहीं आएगा, मिस्टेक हो जाएगी थोड़ी सी, राजीव थोड़ा दिक्कत दे रहा है, देखिए हाँ ये हो गया। आगे हम अगर इसमें बात करें तो देखिए राजीव गांधी जी की अगर मैं आपसे बात करूं तो राजीव गांधी का क्या हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, यानी कि इनको भी मार दिया गया था। कहां मारा गया था इनको, तमिलनाडु के अंदर मार दिया गया था। कैसे मारा था, एक सुसाइड बॉम्बर था, उसने आके मतलब बॉम्ब लगाया हुआ था और अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु के अंदर। और आपको ना ये स्टोरी अगर अच्छे से समझनी है तो इसके ऊपर एक मूवी आई थी, मूवी देखा करो, थोड़ा अच्छे से समझ आती है, मद्रास कैफे, जिसको एक्टर कौन था इसमें, जॉन अब्राहम एक एक्टर थे, उन्होंने एक्टिंग की थी, बहुत सही मूवी है, देखना कभी। अटल बिहारी जी की अगर मैं बात करूं आपसे तो वी ऑल नो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो सब लोग जानते हैं। इन्होंने क्या 1991 में नहीं 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें इन्होंने लीड करा था। और हमारा जो पोखरण टेस्ट हुआ था 1998 में, याद रखिएगा इसको, 1998 में कौन सा, पोखरण, इसको मत भूलना बिल्कुल, पोखरण 2 हुआ था। ठीक है, पोखरण 2 टेस्ट हुआ था, उसमें लीड करा था। बात करें इंदिरा गांधी जी की तो देखिए जैसा मैंने बताया, इन्होंने क्या 1974 में पोखरण 1 जो टेस्ट हुआ था, इसको लीड किया था, पोखरण 1, जिसको किस नाम से जाना जाता है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, देखिए जैसा मैंने कहा मनमोहन सिंह के बारे में, मनमोहन सिंह जी कौन थे, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के 22वें कौन थे, वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। और हमारे देश के कौन से 13वें प्रधानमंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा। और कौन रहे हैं, और ये राजीव, और जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे उसके गवर्नर भी रहे हैं। और इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, किससे, इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया 2017 में। अब एक चीज और याद रखिए, जिसने इंडिया की शेप बदल के रख दी, जिसने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूं तरक्की में बहुत बड़ा सहयोग है, वो थे एलपीजी रिफॉर्म, जिसको जाना जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब हमने अपनी कंट्री यानी कि अपनी जीडीपी, अपनी कंट्री को खोल दिया कंट्री के लिए कि भाई हम सबसे ट्रेड करेंगे, ये किसके अंडर आए थे, ये आए थे मनमोहन सिंह जी के अंदर, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, अच्छे से याद रखिए ना, बिल्कुल मत भूलना। और पीवी नरसिम्हा राव जी की उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट थी, अच्छे से याद रखिए, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, बताइए इसका, बिल्कुल मत भूल जाना इसका। तो इसका राइट आंसर तो आपको ऑफकोर्स पता होगा, बिल्कुल भी न्यूज में रहते होगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निवास पे कभी ड्रोन पाया गया, कभी कुछ पाया गया, ऐसा होता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 7 रोज कोर्स, इसको मत भूल जाना बिल्कुल। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, बिल्कुल मेरा दायित्व और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, इसको पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पंचवटी भूल मत जाना बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन से थे, यानी कि पोस्टथॉमसली मरने के बाद जिनको भारत रत्न दिया गया वो कौन से प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था, कि जैसा मैंने आपको बताया, जब ताशकंद समझौता हुआ था 1965 वॉर के बाद में, तो वहां इनको क्या है, मैंने जैसे कहा अभी तक क्लियर नहीं है कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई, बहुत सारी मिस्ट्री, बहुत सारे रहस्य हैं उसके मामले में। तो इनके काम को देखते हुए इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। अब आगे मैं अगर बात करूं भारत रत्न, तो इनको नहीं, 6 टोटल प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया पहले, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थे पोस्टथॉमसली जिनको मरणोपरांत दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, इंदिरा गांधी जी को मिला है, मोरारजी देसाई को मिला है, और जवाहरलाल नेहरू जी को भी मिला है, ये भी याद रखिएगा, और गुलजारीलाल नंदा को भी मिला है। बात करें इसकी, भारत रत्न, या फोटो देख सकते हो, ये होता है भारत रत्न, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलते हैं इसको, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके नीचे पद्म अवार्ड आते हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इस तरीके का मिलता है। बात करें टोटल, तो टोटल अब तक इंडिया में 48 भारत रत्न मिल चुके हैं। 1954 से इनको लेके आया जा रहा है, ठीक है, 1954 से लेके आ रहा है, उस जब भारत रत्न और भारत पद्म विभूषण हुआ करते थे। 1955 में 2 और जोड़ दिए, पद्म भूषण और पद्मश्री।
अच्छे से बिल्कुल एकदम रट लेना। लास्ट भारत रत्न कब मिला? तो भाई ये मिला था 2019 में। किसको मिला? तो एक तुम्हारे प्रणब मुखर्जी, एक नानाजी देशमुख और एक भूपेन हजारिका जी, 3 लोगों को मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व एज ए सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के नाम से हम कौन से प्रधानमंत्री जी की जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी जी। जैसा मैंने बताया, राजीव गांधी जी को असैसिनेट करा था, यानी कि एक सुसाइड बॉम्बर थे, बॉम्ब आए थे पहन के और वहां पे ये मारे गए थे। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे, बिल्कुल मत भूलना। और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारा जो बजट होता है उसको प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर मैं आगे से मैं आपको और डिटेल में बताऊं इसमें, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? भारत वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या करा था? बजट प्रस्तुत करा था। बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इन्होंने 1970 में बजट को प्रस्तुत करा था, बिल्कुल मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन दे दिया था, बिल्कुल मत भूलना। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा एस चेट्टी। इसको भूल मत जाना बिल्कुल, एस चेट्टी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1947 से लेके 1948 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे ये, बिल्कुल। अगर हम आगे बात करें मनमोहन सिंह जी की, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने ये कौन से 22वें यानी कि 22nd हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, बिल्कुल मत भूलना इस बात को। और आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ये व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? आप कहोगे ये क्या हो गया, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? बताइए। आप कहोगे हम तो वोट डाल के आते हैं, हम तो हर साल सीधे प्रधानमंत्री को वोट डालते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। हम वोट डालते हैं किसके लिए? जो एमपी होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनके लिए डालते हैं। अब उसमें से जो पार्टी जीतती है यानी कि जो पार्टी विन होकर आती है, उस पार्टी का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि हमारा सीधा हाथ नहीं होता प्रधानमंत्री को चुनने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सब कुछ आपको पता है, बताइए। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम अ प्रेसिडेंट। बताइए। लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री या फिर जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको उनका टर्म पूरा होने से पहले हटाया जा सके? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए जरा। सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज नो नीडेड फॉर इट। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिल इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द इलेक्शन। बताइए हम क्यों नहीं सीधा करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री को क्यों वोट नहीं देते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि जो हम संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने अभी आपको बता दिया, उससे पहले ही आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम एमपी जो होते हैं लोकसभा के यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको वोट डालते हैं, और जो पार्टी जीत के आती है मेजोरिटी में उसका जो लीडर होता है वो कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। प्रेसिडेंट उनको बनाते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्टिकल 75 कहता है, 75 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं यानी कि रियल काम काज जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और आप कह सकते हो जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन है? डी, मतलब हमारे एक सेरेमोनियल पोस्ट, मतलब कहना नहीं चाहिए मतलब, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि रियल काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। प्रेसिडेंट का काम होता है उन चीजों को अप्रूव करना, साइन करना। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। मैंने जैसे कहा पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, वही सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो देखिए आपको सेम चीज 75 बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही होगा? बताइए जरा कौन सा सही होगा? कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया दी गई है। बताइए ऐसा है क्या? या अगला हमारा है वह नामपत्र कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं। बताइए जरा क्या होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए या बी? इसका राइट आंसर होगा आपका, ना तो आपका इसमें ए सही है ना आपका 2, मतलब ना 1 सही है ना 2 सही है। क्यों नहीं सही है? अब आप कहोगे क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 75 यानी कि 75।
ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट्स के लिए मेंशन है कि ऐसे इलेक्शन होगा, ऐसे ये होगा, प्रधानमंत्री के लिए मेंशन नहीं है। प्रधानमंत्री तो जैसा मैंने कहा, ये तो मतलब कंटेस्ट कर लो भाई, कि भूल मत जाना कि कैसे अपॉइंट होना है, कि जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, और उसको कौन, राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। और क्या है, ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सरासर एकदम घोर पाप हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, हमारे नॉमिनल नहीं, रियल हेड होते हैं, रियल हेड, अच्छे से याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, अच्छे से एकदम कार्यकारी नहीं होते वो, रियल में हेड होते हैं। रियल हेड कौन, और एग्जीक्यूटिव कौन, और हमारे अगर इसकी बात करें नॉमिनल हेड कौन होता है, नॉमिनल हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, अच्छे से याद रखिएगा बिल्कुल, जैसा कि आपको सेम स्लाइड में यहां मिल जाएगा। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, जो साइन करना और बाकी ट्रीटीज को देखना, अप्रूवल देना, ये काम करते हैं। लेकिन रियल हेड कौन करता है, जो रियल में काम, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसीलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इस चीज को तो भूल मत जाना आप। अगर हम आगे बात करें तो वही है, जैसा मैंने कहा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्टेट यानी कि देश के हेड होते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हेड करते हैं। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन 1965। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए जरा, बहुत ज्यादा फेमस थी ये वॉर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे, इसका राइट आंसर होगा क, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे उस टाइम के कौन थे, हेड थे, जब 1965 का वॉर चल रहा था। पीछे भी बता चुका हूं, जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जब वो एंड हुआ था। बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे कौन सी वॉर हुई थी, 1962 हुई थी, जो किस किस के बीच में हुई थी, जिसको इंडो चाइना वॉर बोलते हैं, बिल्कुल मत भूल जाना, इंडो चाइना वॉर बोलते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम इस वॉर को हारे थे, बिल्कुल मत भूल जाना, लेकिन इसके अंदर एक बैटल हुई थी, मैं आपको बता सकता हूं, द बैटल ऑफ रजांगला, कभी उसके बारे में पढ़ना, मतलब घूसबम आ जाएंगे आपको एकदम, मतलब रोंगटे खड़े पड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी बैटल हुई थी, याद रखना। बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1971 का क्या हुआ था, लिबरेशन वॉर, भूलना मत, ठीक है, लिबरेशन वॉर हुआ था, बिल्कुल मत भूलना, लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसके अंदर क्या है, बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान के साथ में हुआ था ना, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, बिल्कुल मत भूल जाना इस चीज को, क्योंकि पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। जब ये वॉर हुआ, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे पीएम थी, तो लिबरेशन वॉर हुआ, हमने पाकिस्तान को हराया, मतलब बांग्लादेश ने हराया, और इंडिया ने क्या करी थी, हेल्प करी थी। और जो आर्मी को लीड करा था वो किसने करा था, तो हम कौन थे उस टाइम पे, सैम मानेकशॉ साहब थे, उन्होंने आर्मी को लीड करा था, बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात करें राजीव गांधी जी के टाइम पे, तो इनका तो असैसिनेशन हुआ था तमिलनाडु में, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जैसा मैंने बताया। अब बात करें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में नहीं, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। 1964 से लेके 1965 तक, पेन का कलर थोड़ा चेंज करूंगा, ये देखिए 1964 से लेके 1965 तक इन्होंने क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, और इंडो पाक वॉर हुआ था जिसमें बताया। और इनका एक बहुत फेमस स्लोगन है, जय जवान जय किसान, जो इन्होंने दिया था, जाना जाता है, बिल्कुल मत भूलना इस बात, इसके मामले में भी। और देखिए इनका जो जन्म है ना, गांधी जयंती तो सब लोग मनाते हैं, गांधी जी के बारे में 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को ही इनकी बर्थडे मनाया जाता है, याद रखिएगा इसके मामले में भी। और जहां इनका रेस्टिंग प्लेस यानी कि जहां इनको क्रिमिनेशन हुआ था, दफनाया गया था, उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में पड़ता है। अब मुझे क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में, कि गांधी जी का जो रेस्टिंग प्लेस यानी कि जो उनकी मतलब बोल सको समाधि है, वो किस नाम से जानी जाती है, बताइए जरा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर 2021 तक। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तक के जितने भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा टेन्योर कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो किसका रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, बताइए। देखिए अगर नरेंद्र मोदी लगाए आओगे तो गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। शॉकिंग फैक्ट्स, अगर आपने बेसिक पढ़ा होता तो पता होता आपका, अच्छे से याद रखिएगा। अब क्यों रहा है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लेते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो ये कब तक इंडिया के प्रधानमंत्री रहे थे, ये रहे थे 16 साल 286 दिन, सोच रहे हो आप कितना लंबा टेन्योर है। अगर आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो ये 2014 से आए हैं, 14 से लेके मान लो 23 तक रहेंगे, ये कितना साल हो गया, 5-5-10 साल हो गए। अभी इनको क्या है, एक टर्म मतलब अगर मान लो इनको अभी बहुत लंबा अपना टेन्योर कार्यकाल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बीट कर पाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा कार्यकाल होना आसान बात है, 16 साल 286 दिन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं पाकिस्तान के साथ कारगिल के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे।
कौन थे इसके प्रधानमंत्री? तो देखिए इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बिल्कुल मत भूलना इनके मामले में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक करा था इंडिया पे, और अनफॉर्चुनेटली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बस रह गया था, नहीं तो हम बहुत सारा पाकिस्तान आज हमारा होता, फिर अखंड भारत की बातें चल रही होती। अब थोड़ा बहुत और लेके उस टाइम पे पाकिस्तान ने अटैक करा था और करीब 99 मोर देन 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर करा था। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली बार इतना बड़ा सरेंडर हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1971 की वॉर हुई थी, जिसमें हमने बांग्लादेश को एक नया कंट्री बना दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। और बात करूं लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, तो 1965 का वॉर हुआ था, 1965 का वॉर इन पाकिस्तान के साथ में, जिसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी बहुत बुरी तरह। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे 1962 का वॉर हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा, जिसको हम हार गए थे, ये भी याद रखना। और देखिए ये जो 1971 का वॉर हुआ था ना, इसका एक किस्सा है कि यूएसए ने ना पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए बहुत सारी हेल्प भेजी थी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, जब यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया नहीं हुआ करता था। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कभी पूछ लिया जाए इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यूएसएसआर ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था हमारी हेल्प के लिए, समझ गए ना? अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल भी भूलना मत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन किसके शासनकाल में लगाया गया था? बताइए भाई इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगाया गया था। अब देखिए बात करें इमरजेंसी के बारे में, तो देखिए हमारे यहाँ ना इमरजेंसी की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, टोटल 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो पार्ट 18 के अंदर मेंशन है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कितने डील करते हैं? तो देखिए आर्टिकल 352 से लेके 360 तक प्रोविजन दिया है इसके बारे में। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक आपकी होती है नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल मत भूलना, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। फिर अगली हमारी होती है स्टेट इमरजेंसी, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। देन नेक्स्ट हमारी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको मत भूलना बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब तीनों में फर्क क्या है समझिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए नेशनल इमरजेंसी जब होती है जब हमारे ऊपर वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि किसी और कंट्री हम पे युद्ध कर दे। एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब चाइना हम पे हमला करे, ये इस सिचुएशन में लगाई जाती है। अब इसकी बात करूं, नेशनल इमरजेंसी हो गई। अब बात करें स्टेट इमरजेंसी, तो स्टेट इमरजेंसी इंडिया में 1975 में लगी थी, याद रखिएगा बिल्कुल, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता नहीं है, तो जब लगाई गई थी। बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक नहीं लगी, याद रखिएगा क्वेश्चन। एक बार लगी है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट इमरजेंसी, और 2 बार लगी है हमारे यहाँ कौन सी? 2 बार लगी है हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी। कब लगी है भाई साहब, इसके बारे में जरा बात कर लो। तो ये कब लगी है? एक आपकी 1971 में लगी थी, इसको मत भूलना, जब हमारे यहाँ वॉर हुआ था। और देखिए ये कितने बार लगी है? टोटल 2 बार लगी है। तो टोटल कितनी इमरजेंसी हो गई? टोटल 3 इमरजेंसी। अच्छे से याद रखिएगा, इंडिया में टोटल 3 इमरजेंसी लगी है, ठीक है। 2 बार लगी है हमारी नेशनल इमरजेंसी, और 1 बार लगी है स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक ऐसी नौबत नहीं आई जो लगानी पड़े। ये तब लगती है जब हमारे यहाँ का जो पूरा सिस्टम है फाइनेंस का, जो वित्तीय हमारा ढांचा है वो पूरा बिगड़ जाए, तब लगाई जाती है। तो ये आज तक नहीं लगी, बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छे से एकदम भूलना मत इस बात को। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी मैं आगे आपको देखो आगे फर्दर डिटेल देता हूं, थोड़ा सा और मेरे साथ रहिए। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हो गई आपकी स्टेट इमरजेंसी, एक हो गई आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तीनों को मैं लिख देता हूं। एक हो गई आपकी नेशनल, स्टेट, और एक हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब इनके आर्टिकल क्या होते हैं? तो देखिए आर्टिकल 352 बात करता है किसकी? नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इसको भी हो सके तो याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। चैनल पे कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा, या फिर आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी डाउट है ना
एक बार उनको देखिए। और देखिए थोड़ा ना ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मद्रास कैफे, कभी टाइम मिले, अब ऐसा मत करना मूवी देखने लग जाओ, कभी टाइम मिले तो मूवी देखो। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का मैंने बताया द ताशकंद फाइल, एक मूवी आई थी, उसको देखो। ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। तो चलिए, ये था हमारी वीडियो का अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।